मुझे स्मार्ट अप्रोच जो होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो इन्होंने बताई थी। यूनिवर्सिटी आपका डिसाइड करता है कि आपका जो पर्सनैलिटी क्या है, आप किन लोगों के साथ में बैठ रहे हो, आपकी डिबेट्स जो हो रही है वो कैसी हो रही है, आप जो देख रहे हो किस टाइप के लोगों को देख रहे हो, आपको गाइडेंस क्या मिलती है, सब कुछ डिसाइड होता है आपकी कॉलेज से। वही आपको पूरा का पूरा पर्सनैलिटी और जो भी आपका बेस है उसको डेवलप करेगा। आजकल तो जो लाइब्रेरी का सिस्टम है वो तो ब्रिलियंट है भाई। वो कहीं से भी बंदा पढ़ा हुआ है ना, कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहा है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसको भाई इतनी अपॉर्चुनिटी देता है ना कि वो यूट्यूब से भी सीख सकता है। इसको तुम लोगों को इस तरीके से सुनना है कि अगर ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ तुम लोग करते हो तो ट्वेल्थ के बाद कि सर कॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर 1% भी आप लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि एक अच्छी कॉलेज होने से आदमी कहाँ हो सकता है और वही नहीं होने से वो 90% कितना नीचे जा सकता है, उसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा। मतलब उस आदमी की ज़िंदगी से अगर उसकी कॉलेज को हटा दिया जाए तो वो आदमी खुद आपके सामने स्वीकार कर लेगा कि जिस जगह पे मैं हूँ, जिस जगह पे मैं पहुँचा हूँ, उसके 10% जगह पे भी मैं नहीं होता। आप कहाँ से हो? आप तो बहुत अच्छी जगह से हो। आप जब उसको सुनोगे वो जिस जगह से था, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड कॉलेज, मतलब वहाँ पे जाके अब पढ़ाई करने वाला तो वो यहां पे भी रहता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड कॉलेज वहां पे वो एनवायरमेंट मिला और उस एनवायरमेंट में वो उसी तरीके से आगे जाता रहा, सारी की सारी चीजें करता रहा और इस वजह से शायद वो इस जगह पे पहुंच पाया। तो ही इज गोइंग टू टेल यू समथिंग, मतलब अपनी लाइफ उसकी किस तरीके से रही, कैसे उसने क्या किया। और एक चीज आपको और सीखने को मिलेगी, एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। समय लेती है, 5 से 7 साल 10 साल आपको इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कौन सी जगह से हो इट डजेंट मैटर, लेकिन आप जहां पहुंचना चाहते हो आप वहां आसानी से पहुंच पाते हो। तो इसका एक एग्जाम्पल हमारे बीच में हमारा एक बहुत पुराने स्टूडेंट 2014-15 में पढ़ा रखा है और फिर 2016 में पढ़ा रखा है, नवरत्न प्रजापत, जो अभी यूपीएससी के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है सीएपीएफ का, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे लगते हैं, वो उसमें लगे हैं। तो जस्ट अभी यहाँ पे आए हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि सर मिलना है और मैंने भी कहा कि मिलना। मेरे घर पे बातचीत चल रही थी, हम बैठे थे, मैंने घर पे बुलाया था, हम बैठे थे, 5 से 7 मिनट बात हुई थी। मैंने नरेंद्र सर को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब आ रखे हैं और आप कहो तो क्लास के अंदर मीटिंग करवा दें। कुछ नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है, क्या आराम से सुनना वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे आप लोगों के। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत किया जाए नवरत्न प्रजापत का। मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र सर से कि वो यहां आए और नवरत्न जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। तो द माइक इज योर्स। जो नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम नवरत्न है और मैं आसोप गांव से आता हूं, जो कि एक छोटा सा गांव है, अपने जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। तो वहाँ से मैंने अपनी 10th क्लास और 12th क्लास करी थी, और जिसमें मुझे विनोद सर का वो गाइडेंस मिली। और जो सबसे पहले मैंने जो इंग्लिश या कभी भी अपन स्मार्ट वर्क नाम की चीज़ सीखते हैं कि पहले तो हम रट्टा मारते हैं कि स्टार्टिंग से हम 8-10 तक हम सीखते ही नहीं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर का ही, कि उन्होंने पहली बार मुझे स्मार्ट अप्रोच जो होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो इन्होंने बताई थी। वो ज़्यादा दिन का नहीं था सेशन, सिर्फ 10 दिन उन्होंने 10th क्लास में लिया था, और मैं वापस भी आया था 12th क्लास में, मैं इनके पास वापस आया था सेम कोर्स करने के लिए, और उस टाइम हमने 15 से 20 दिन किया था और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था मेरा, जिसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, 96 के अराउंड आए थे और एक में 90 आए थे। तो दोनों में ही मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। तो वहाँ से मैंने थोड़ा इंग्लिश सीखी थी, और उसके बाद में मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करने चला गया था कोटा में। वहाँ से मेरा एडमिशन मिलता है मुझे जेएनयू में बीटेक के अंदर, और बीटेक के बाद में मैंने एमएस किया, और एमएस के बाद में मैं अभी पीएचडी करा था। तो उसी दौरान जब मैं जेएनयू के अंदर था तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि भाई जेएनयू के अंदर पहले तो एडमिशन हुआ ना, तो मुझे थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस मेरा चेंज हुआ कि भाई गांव से तो वहाँ पे देखा सभी सीनियर्स को, तो जितने भी सीनियर्स थे वो लोग बड़ा सपना देख रहे थे जो कि हम देख नहीं पाते। हम सोचते कि क्या यूपीएससी हमसे क्लियर होगा, क्या हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे। तो वो सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे वहाँ पे मिलना शुरू हुए कि भाई नहीं नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सब रूरल बैकग्राउंड से थे, जो अपने ही जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो बच्चे थे। और उन्होंने
यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी सीएपीएफ, यूपीएससी सीडीएस निकाल रखे थे। और वो इसलिए निकाल रखे थे क्योंकि वो लोग वहां तक पहुंच गए थे और उसके बाद उनको एक क्लियर रास्ता मिल गया था, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने का ये फायदा हो गया था। तो उसके बाद में उन्होंने एक स्ट्रगल शुरू कर रखा था और दिख रहा था कि, हालांकि इसमें यह भी दिख रहा था कि कुछ लोगों को 4 साल लग रहे हैं, कुछ को 5 साल लग रहे हैं। तो हम सोचते हैं कभी कभी कि भाई प्रिपरेशन करते तो कि क्या 1 साल के अंदर हमारा हो जाएगा, नहीं होता तो हम बोलते हैं नहीं चलो गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे एलडीसी की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। हर एक एग्जाम में अपना एक पैटर्न होता है। उनके वेटरन स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। तो हमें उससे कॉम्पीट करना, उससे कॉम्पीट करने के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास में उतना ही वो कैलिबर या फिर हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस उस टाइप का डेवलप करना पड़ेगा। तो वो जो पूरा डेवलपमेंट हुआ था, तो अब मेरा क्या हुआ था कि ये सीएपीएफ का एग्जाम था। तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा था। तो सीएपीएफ का एग्जाम ऐसा हुआ कि भाई मैंने देखा कि भाई मुझे किसी ने बताया कि देखो ये 2 पेपर आते हैं, जिसमें एक पेपर पूरा जीके आएगा और मैथमेटिक्स एंड साइंस आएगी। और सेकेंड पेपर देखा मैंने तो उसमें था इंग्लिश, रिपोर्ट राइटिंग, एसे और प्रीसी। तो ये देखते ही सबसे पहले मैंने कहा कि पेपर 2 तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैंने 10th और 12th में सर ने जो पढ़ाया था बस वही बहुत है, विनोद सर ने पढ़ा दिया था। इतना पढ़ा दिया था कि मेरे 96 मार्क्स आए थे 12th क्लास में। जब इन्हें इनसे मैंने फोन किया था तो इन्होंने बोला नहीं नहीं इतने मार्क्स नहीं आएंगे। मैंने इनको बोला कि 95 आने वाले मेरे इंग्लिश में। तो इन्होंने बोला कि इतना फेक मत, इतने मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने इनको सबसे पहले इन्हीं को कॉल किया। मैंने कहा देख लो 96 आ गए आपके स्टूडेंट के। और उस टाइम उनका पहला ही बेस था। तो उस टाइम से जो मैंने बेस बनाया था, जो ये आपको लगता है कि 10th 12th ये क्यों मैटर करती, वो बेस मुझे इतना टाइम दिया कि मुझे सिर्फ पहले पेपर में फोकस किया था। मैंने सेकेंड पेपर बिल्कुल भी टच नहीं किया था। सेकेंड पेपर मुझे इतना पता था कि ग्रामर मेरी रेडी है। मैंने कुछ नहीं किया, वो 10th क्लास के जो नोट्स थे, इन्होंने जो सजेशन दी थी वही उठाए थे। 25 मार्क्स क्लियरली, उसमें से 18 मार्क्स आ गए। यूपीएससी के जो इंग्लिश होती है वो इजी नहीं होती है। 18 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर होता है, चाहे आप कितने भी इलीट बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आप डीपीएस से पढ़ो, चाहे सेंट पॉल से पढ़ो, सेंट ऑस्टिन से पढ़ो, जहां से भी आप पढ़ के आ रहे हो, आपके 18 मार्क्स बहुत होते हैं। वहां पे 15 मार्क्स ही आ पाते हैं उन बच्चों के, लेकिन वहां से 18 उठा लिए थे। उसके बाद में मैंने देखा रिपोर्ट राइटिंग, तो ये समझ में आ गया कि भाई सर ने एक अप्रोच बताई थी कि आपको ऐसे पैरा बनाना है और उस पैरा में से थिंकिंग देनी है कि ये पर्सपेक्टिव डालना है और उसको पूरा एक अरेंज करना। तो मैंने पूरी रिपोर्ट भी वैसे ही लिखी थी। एकदम मुझे याद आता था कि भाई मतलब जब मैं लिखता था ना, ये एग्जाम लिख रहा था ना, इवन एग्जाम में आपको याद आएगी टीचर की जो बातें कही हुई है ना, वो याद आएगी। तो मुझे याद आता था कि जो सर ने बोला था कि ऐसे फॉर्मेटिंग करना है कि 4 लाइन का एक पेरा बनाना, फिर अगला पेरा बनाना, उसमें थोड़ा अलग डायमेंशन डालो, तीसरे में ऐसे डालो, चौथे में ऐसे डालो। तो प्रॉपर एकदम ऐसे भी मैंने ऐसे ही लिखे थे। तो सबसे पहले तो मैं सर को ही धन्यवाद दूंगा कि मेरा पेपर 2 का टाइम पूरा बचा दिया था। ऑनेस्टली मैंने एक भी मॉक नहीं लिखा था। मैंने जो भी किया था 10th 12th में एग्जैक्टली वही आया था। बस हाँ, पेपर 1 में मैंने अलग से प्रिपरेशन करी थी, प्रॉपर उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। जितने भी सालों से प्रिपरेशन मेरी थी वो पेपर 1 की प्रिपरेशन थी, पेपर 2 के लिए कुछ नहीं किया था। इसके लिए मैं सबसे पहले विनोद सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद में जब मुझे पता चला कि भाई चलो मेरा अब रिटर्न तो क्लियर हो रहा है और मेरे मार्क्स आ रहे थे 130 आउट ऑफ 250 और कट ऑफ जाती है वहां पर 90 कह रहा हूँ। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई 35-40 नंबर का एडवांटेज है मेरे पास सिर्फ पेपर 1 के अंदर, और पेपर 2 के अंदर भी मेरा अच्छा खासा स्कोर है। तो इसका मतलब है कि मुझे अब फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी और इंटरव्यू के लिए देखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे 2024 की बात है, अगस्त की। तो अगस्त में मुझे पता चल गया, जिस दिन एग्जाम दिया उसी दिन पता चल गया कि भाई सिलेक्शन तो होने वाला है। तो अब क्या करें, तो अब फिजिकल करें, क्योंकि मेरा उस टाइम, क्योंकि आप 4 साल जब प्रिपरेशन करते हो आपका वेट गेन तो होता ही, अभी भी मेरा हो रखा है। क्योंकि ये जो फिजिकल हुई थी उसके बाद में 1.5 साल से मैं वापिस प्रिपरेशन पे लग गया था। मैं इवन सीएपीएफ 26 के लिए भी रेडी हूँ, मतलब था, बट अब वो दे नहीं सकता वैसे, क्योंकि एक ही बार दे सकते हो सीएपीएफ का एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट एक बार बन गए तो आप वापिस क्यों ही दोगे। तो उसके बाद में मैंने क्या किया था कि मेरा वेट था 104, 104 kg। तो मुझे अब डिमांड थी वहां की, भाई फिजिकल अगर क्लियर करनी है तो आपको वेट को लाना पड़ेगा, 80 लाना है। 80 पे मेरा बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 आ जाएगा और 25 से नीचे चाहिए।
तो उसको लाने के लिए हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसको लाने के लिए मैंने 3 महीने बस रनिंग करी और खाना ही नहीं खाना, डिनर छोड़ दिया था। एकदम कि भाई डिनर करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जॉब ज़्यादा ज़रूरी है ना। पहले जॉब लग गई तो बाद में देखेंगे, तो मैंने डाइट पे इतना कंट्रोल किया कि सिर्फ़ दाल पीता था। क्योंकि मुझे ये पता था कि शाम का जो डिनर होता है, वही जो अपना वेट है वो गेन करवाता है। क्योंकि लंच करोगे तो उससे वेट गेन नहीं होता है। तो उसके बाद में मैंने वेट वो हटा दिया। उसके बाद में मेरा फिज़िकल क्लियर हो जाता है वहाँ से, और मेडिकल भी हो गया। फिर बाद में वही यूपीएससी वाला इंटरव्यू जो आप देखते हैं रील्स वगैरह यूट्यूब पे जहाँ पे भी होते हैं मॉक टेस्ट, वही वाला इंटरव्यू था और यूपीएससी भवन में होना था। अब थोड़ा अलग ही प्रेशर रहता है कि भाई मेरा इतना अच्छा इंग्लिश नहीं, मैं तो रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा? ये अपने आप में क्वेश्चन रहता, तो मैं पहले सोचा था क्या हिंदी में दे दूं, क्या इंग्लिश में दे दूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने आज हिंदी के साथ गया तो मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई कि मैंने इंग्लिश कुछ सीखी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कंटिन्यू तो करूंगा तो इंग्लिश के साथ करूंगा, चाहे मैं 3 महीने फ्लुएंसी लाने के लिए पूरा उसको डिवोट कर दूं। तो फ्लुएंसी नहीं आती है, फ्लुएंसी आने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पूरा एकदम डिबेट क्लब टाइप की माहौल बनाना पड़ेगा कि जहाँ जाते हो वहाँ पे डिबेट करनी पड़ेगी। तो मैंने वो शुरू किया पूरा का पूरा। एंड उसके बाद में जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था, तो दो उसमें जो चेयर था, वो एक्चुअल में मेरे को वही मिल गए थे, मेरे सीनियर ही, मतलब जेएनयू के ही। तो उन्होंने काफ़ी मतलब जेएनयू से ही क्वेश्चन पूछे थे ज़्यादातर कि जेएनयू में हमारे टाइम पे ऐसा होता था, आपके टाइम कैसा हो रहा है? तो पूरी पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ मतलब वो करी। पहले इन्होंने जब इंटरव्यू शुरू हो रहा था, तो फर्स्ट मेंबर ने क्वेश्चन हिंदी में पूछा, फिर उसने मेरा डेफ उठाया, उसने देखा भाई मीडियम इंग्लिश लिख रखा है, तो फिर उसने क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर। हालांकि हिंदी का भी एक ऑप्शन होता है, अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन फिर उसने ट्रांसलेट किया। तो फिर मैंने स्टार्टिंग किया, तो थोड़ा सा ऐसे अपन को लगता है कि भाई वो जो फियर होता है ना, वो होता है, लेकिन बाद में जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है तो सब खत्म हो जाता है। कि चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। तो वही मैंने कहा चलो भाई अब कर ही लेते हैं, इतना पढ़ा है, 9th 10th से मैंने इतना कुछ सीखा है, 11th 12th करी। फिर मैंने अपनी जो जेएनयू की जर्नी, उस दौरान इंग्लिश पे बहुत फोकस रखा, द हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, बहुत सारी ग्रामर्स की बुकें पढ़ी। तो मैंने कहा अब अपने आप को बैक कर लेते हैं, और जा करके इंटरव्यू इंग्लिश में ही दे दिया। और बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, मैं बहुत खुश था कि भाई इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। और फाइनली जब रिजल्ट आया, तो मुझे दिखा कि हाँ भाई उसमें स्कोर भी उसके अकॉर्डिंग थे। और बस फाइनली बट वो जो रिजल्ट है वो काफ़ी डिले हो गया था हाई कोर्ट के डिसीजन के कारण। वो एक्चुअल में वो 2025 में आना था रिजल्ट, अब 26 में आया वो रिजल्ट, और फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो इससे काफ़ी खुश हूँ। और मैं अपने पेरेंट्स वगैरह सभी के लिए उसको वो देना चाहूँगा, उनको श्रेय देना चाहूँगा। एंड जितने भी फैकल्टी रहे हैं उनमें से एक विनोद सर भी रहे हैं ऑफ कोर्स। मेरे को 10th और 12th वो सारी मेरे को जितनी भी उन्होंने टीचिंग करी है, वो कभी प्रॉफिट के लिए थी भी नहीं, वो सब कुछ फ्री में था, कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा इन्होंने। ग- भाई जेएनयू का रोल तो बहुत बड़ा है। यूनिवर्सिटी आपका डिसाइड करता है कि आपका जो पर्सनैलिटी क्या है, आप किन लोगों के साथ में बैठ रहे हो, आपकी डिबेट्स जो हो रही है वो कैसी हो रही है, आप जो देख रहे हो किस टाइप के लोगों को देख रहे हो, आपको गाइडेंस क्या मिलती है, सब कुछ डिसाइड होता है आपकी कॉलेज से। यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपकी कॉलेज जो है वो काफ़ी मैटर करेगी, क्योंकि वही आपको पूरा का पूरा पर्सनैलिटी और जो भी आपका बेस है उसको डेवलप करेगा। उस लेवल का मेरी थिंकिंग ही नहीं होती, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैं सोचता ही नहीं, या तो मैं कुछ और ही करता, फिर सच बता रहा हूँ नहीं हो पाता। क्योंकि मुझे कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिलता जो मोटिवेट करे। इवन मतलब वो मुझे माहौल कहाँ से मिलता है कि भाई 4 लोग जो है गांव से आए हुए पढ़ करके आगे जा रहे हैं, वो नहीं मिल पाता ना, जो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। अब भाई मैंने 4 5 6 साल जितने भी दिए, तो मैं अपने आप को क्या बेक करके क्या बोलता था कि देखो उसका भी हुआ है, ये बंदा गांव से था, इसका भी हुआ है। जैसे अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ये सोच लीजिए कि मेरा हुआ है ना, तो आपका भी होगा, बस लगे रहो। क्यों नहीं होगा? मैं तो खुद ही आसोप से हूँ। वहां पे आप उस टाइम पे लाइट ही नहीं आती थी प्रॉपर, आप सोचते हो ना, 24 आवर्स लाइट, लाइब्रेरी वाइब्रेरी कुछ नहीं थी। अब तो हालांकि उस गांव में भी लाइब्रेरी वाइब्रेरी बन गई, उस टाइम कुछ भी नहीं था, लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं थी। आजकल तो जो लाइब्रेरी का सिस्टम है वो तो ब्रिलियंट है भाई। वो कहीं से भी बंदा पढ़ा हुआ है ना, कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहा है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसको भाई इतनी अपॉर्चुनिटी देता है ना कि वो यूट्यूब से भी सीख सकता है।
और इवन कोई कोर्स लेके, ऑनलाइन कोर्स लेके भी सीख सकता है, और ऑफलाइन हो तो ठीक है और बेटर है। तो वो चीज़ है। यही बोलूंगा कि मान लो किसी दिन, देखो सारे दिन आपके अप नहीं रहेंगे, कुछ डाउन डेज होते हैं जिसमें आपका मन नहीं करता है, और हो सकता है कि आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आपके ब्रेन को नहीं बेक करती है। तो उन दिनों में आप ऐसे करो कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मैनेज करने के लिए एटलीस्ट उस जगह पे, आप उस जगह पे जाइए, बैठिए, चलो कोई नहीं मूवी देख लीजिए या कुछ और कर लीजिए ऐसा जो कि आपको एक्चुअल में उस सीट पे बैठने के लिए रखे कि भाई हाँ इस सीट पे बैठूंगा। तो वो सीट पे आप बैठे रहेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद में आपको क्लिक करेगा कि चलो अब पढ़ ही लेते हैं, काफी टाइम से हो गया, मूवी देख ली, अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि वो सीट है ना, वो सीट बनी थी आपकी पढ़ने के लिए थी। तो आपको वो ड्राइव करेगा कि चलो भाई अब पढ़ ही लेते हैं, तो आप वापिस आ जाएंगे उस ट्रैक पे। हो सकता है कि ऐसे लंबे टाइम के लिए भी बाहर आप हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जब आप 1 या 2 महीना लगातार पढ़ते हो ना, तो आपका ऐसा बन जाता है कि भाई आपको वो सीट बुलाने लग जाती है कि भाई इधर आके बैठ जाओ और पढ़ ले, वरना क्या होगा तेरा। तो सीट इन द सेंस कि आपकी स्टडी टेबल, आपका जो पढ़ने का जहाँ पे भी वो है ना, जो भी स्थान है, वो आपको खींचेगा कि भाई इधर आजा, पढ़ ले, अब कहाँ जा रहा है तू। तो वो मेरे पे तो स्ट्रेस रहता था जब मैं घर आता था ना, तो घर पे अब मान लो घर पे ठीक है, 4 दिन रह गए, 5वें दिन से मुझे ऐसे फील होता था कि ये क्या हो रहा है। मतलब 5वां दिन होते ही शुरू हो जाता था कि भाई अब घर पे काफी बातें कर ली, गप्पे मार ली, अब तो वापिस चल रहे हैं, क्योंकि अब पढ़ाई भी तो करनी है। तो वो चीज आपको ड्राइव तब करने लगेगी जब कंसिस्टेंसी थोड़ी सी, आप पहले थोड़ा सा जोर आएगा, जोर तो आता है पहले 2-3 महीने, तो आपको बैठने में ही जोर आएगा। आपको लगेगा अरे पिज्जा खा के आ जाता हूँ, मूवी देख के आ जाता हूँ, कायलाना झील चला जाता हूँ, मेहरानगढ़ चला जाता हूँ, कोई कैफे में कॉफी पी के आ जाता हूँ। तो ये जो आपकी आदतें, यहाँ खेल लेता हूँ या फिर वो कर लेता हूँ, जो भी कर लेता हूँ, दोस्त के साथ घूम के आ जाता हूँ, बट वो एक बार 2-1 महीने आदत पड़ गई, उसके बाद में आपको वो सब चीजें कम अच्छी लगने लगेगी। लगेगा कि चलो जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक के लिए मैं इस सीट को पकड़ लेता हूँ, उसके बाद में सारी चीजें कर लूंगा। पूरी जिंदगी पड़ी है यार करने के लिए, बस एक बार हो जाए बस। देखो पहले बीटेक के 2 साल तो मैंने इतना नहीं सोचा, मैं इंग्लिश पे ज़्यादा काम किया, क्योंकि अपना तो मेरा मीडियम हिंदी है, आपका तो पता नहीं मुझे, मेरा हिंदी मीडियम था 12th तक। सर को तो पता ही कि हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे होते हैं, यूपीएससी के बारे में वो सोचे तो भी 4 आदमी बोलेंगे कि बेटा मत कर, नहीं होने वाला तेरा। तो वैसी कंडीशन ही थी एक्चुअल में। तो मैंने ऐसे सोचा, टारगेट लिया कि बीटेक के फर्स्ट 3 इयर्स हैं, उनमें बस एक ही चीज़ करूंगा कि भाई इंग्लिश इंप्रूव कर लूँ ना, फिर मैं 1-2 साल में कुछ तैयारी का सोचूं, क्योंकि मुझे ये पता था इंग्लिश के बिना तो कोई एग्जाम नहीं क्रैक होता है इंडिया के अंदर, और आपको अगर हो भी जाए तो आप स्ट्रगल करोगे जॉब के अंदर भी। तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश के लिए इतना वर्क किया ना कि मैंने हिंदू पेपर मंगवाया, जो कि सबसे टफेस्ट होता है। अगर आप इंग्लिश कंप्रीहेंड करना चाहते हो, द हिंदू की सबसे टफेस्ट इंग्लिश होती है इंडिया के अंदर किसी भी न्यूज़पेपर में से, मैंने वो मंगवाया। अब वो समझ में ही नहीं आता था, पूरा एक पेज में आप मानोगे नहीं 3-3 घंटे लगते थे, एक एक स्पेलिंग को जाकर कैसे लिखता था। मान लो एक स्पेलिंग उठा ली मैंने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मीनिंग इन हिंदी, तो मेरे कुछ लिखता था ना, तो अगली रिकमेंडेशन ही आ जाती थी मीनिंग इन हिंदी, आगे कुछ लिखने नहीं पड़ता था, नीचे क्लिक किया, तो ऐसे 50-50 स्पेलिंग डेली वो की। फिर बाद में जब इंग्लिश मुझे पता चला कि मुझे 3 साल की जरूरत ही नहीं थी, मेरी 1.5 साल में इंग्लिश अच्छे से हो गई। इवन मेरे को जब फर्स्ट ईयर में क्लासरूम में गया तो वहाँ प्रोफेसर इतने हाई फाई थे, वो जर्मन एक्सेंट बोल रहे हैं, वो जैपनीज एक्सेंट बोल रहे हैं, वो अमेरिकन, वो यूके के एक्सेंट बोल रहे हैं, हवा भी नहीं लग रही क्या हो रहा है। मैं तो एक नॉर्मल इंग्लिश पढ़ता था कि भाई दिस इज नवरत्न प्रजापति, तो यहाँ से मतलब उस टाइप की सिंपल सी कोई वोकेबलरी नहीं, सिंपल इंग्लिश आती है अपन को। तो वो जब वो उस टाइप की वोकेबलरी और उसके जो एक्सेंट एकदम ब्रिटिश वाले, जो हवा भी नहीं लगे, तो वो वाले जब मैंने देखे तो मुझे लग गया कि भाई सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा।
फिर दूसरे प्रोजेक्ट, क्योंकि पहले लैंग्वेज तो समझ में आए बोल क्या रहे हैं, उसके बाद में फिर मैंने उस पे काम किया तो आदत पड़ गई, तो फिर धीरे धीरे ये समस्या नहीं, मेरी क्या समस्या है वहां पे मैं, उसमें ये समस्या मेरी कहीं ना कहीं मेरे को बाध्य करेगी, तो मेरे लिए मेरे, क्योंकि मैं कंपटीशन में पीछे हूं उनसे। हाँ, आपको करना जरूरी नहीं है। इंग्लिश ही फोकस करनी ऐसा नहीं। मुझे ये पता था जिस एग्जाम के लिए मैं जा रहा हूँ वहां चाहिए, रिक्वायरमेंट है वहां पर, तो मैंने उस पे पहले काम करना शुरू किया। तो पहला प्रोजेक्ट यही था। उसके बाद में मैंने जो कोचिंग्स वगैरह का जो कंटेंट था यूपीएससी का वो शुरू किया, क्योंकि पहले समझ में तो आया, अच्छे से क्लैरिटी आए या फिर एक बेस तो बने। जब मैं उनके इक्वलाइज हो जाऊंगा फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूंगा। तो मैंने फिर आगे एकदम कंसिस्टेंटली लगातार पढ़ता रहा। मतलब आप ये मान लो कि 2 साल के बाद में मैंने 5 साल अच्छे से पढ़ाई करी, और मेरा एक दिन भी मन नहीं करता कि लाइब्रेरी ना जाऊं। एक दिन लाइब्रेरी बंद हो जाती है, जेएनयू की वो नेशनल हॉलीडे पे होती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि आज क्या करूंगा। एक दिन पहले नोटिस आता था कि भाई कल लाइब्रेरी सुबह से बंद है, तो मैं सोचता था कि यार कल क्या, कल कहाँ जाऊंगा। तो फिर कैसे भी वो दिन निकल जाता था, जो भी मतलब कहीं घूम के आ जाता था। बट ठीक है।